तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है पीयूष ग्रंथियां। पीयूष ग्रंथियां क्या होती हैं, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने थायराइड ग्रंथियों के बारे में सीखा था और पैराथायराइड ग्रंथियों के बारे में सीखा था। आज हमारा है पीयूष ग्रंथियां। पीयूष ग्रंथियों के बारे में आज हम सीखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको पूरा देखा करें और लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि जो भी वीडियो अच्छा लगता हो तो वो शेयर करेंगे तो दूसरे बच्चों को भी मदद मिलेगी इसमें पढ़ने की। कि जिसके पास कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं है या कुछ और मजबूरियां हैं, कोई गरीब बच्चा है तो उसको मदद मिलेगी। अब देखो पीयूष ग्रंथियां क्या होती हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर होता है, यकृत होता है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी और सबसे बड़ी, तो इसमें ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो वो थायराइड ग्रंथि होती है। देखो मानव शरीर की सभी ग्रंथियों को ये नियंत्रित करती हैं। जो मानव शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उसको कौन नियंत्रित करता है? तो पीयूष ग्रंथि उसको नियंत्रित करती है। इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह अग्र मस्तिष्क के डायएन्सेफेलॉन के पास स्फेनाइड हड्डी में सेलाटर्सिका नामक में पाई जाती है। देखो अग्र मस्तिष्क के डायएन्सेफेलॉन के पास जो स्फेनाइड हड्डी होती है उसमें सेलाटर्सिका में पाई जाती है ये पीयूष ग्रंथि। देखो अब इसका आकार कितना होता है? तो आकार 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास में इसका आकार होता है। 1 से 1.5 सेंटीमीटर। भार इसका कितना होता है? तो 0.6 ग्राम भार होता है। गर्भावस्था में तो 0.7 से 1 ग्राम इसका भार हो जाता है। जब स्त्रियां गर्भ धारण कर लेती हैं तो इसका भार कितना हो जाता है बढ़कर? तो 0.7 से 1 ग्राम हो जाता है। यह हाइपोफाइसिस सेरिब्राई में होता है। फिर मुख्य हार्मोन देखो, मुख्य हार्मोन एक होता है वृद्धि हार्मोन, जैसे सोमैटोट्रोपिन इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। यह हड्डियों में वृद्धि एवं शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है। यह हड्डियों में वृद्धि करता है और शरीर की लंबाई को भी नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन अधिकतर रोग उत्पन्न होता है, जैसे एक्रोमिगली विहीनकायता से ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है? बौनापन उत्पन्न हो जाता है, बौनापन आ जाता है। जैसे कोई छोटा रह जाता है तो किसकी कमी से? तो वृद्धि हार्मोन की कमी से। नेनिज्म अथवा एटिलियोसिस, नेनिज्म तो एटिलियोसिस
से ये बौनापन उत्पन्न हो जाता है। फिर नोट दिया गया है, नोट को जरूर से पढ़िए ताकि देखो, क्योंकि क्वेश्चन यही नोट से फंसते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनाइड जो मानव वृद्धि हार्मोन होता है उसमें ये लंबाई बढ़ जाती है। जो डीएनए होती है रिकम्बाइंड में जो मानव वृद्धि हार्मोन होता है तो उसकी मात्रा को ये लंबाई को बढ़ा देता है। फिर आगे देखो, जब व्यक्ति की कशेरुदंड पीछे की ओर मुड़ जाती है, जब व्यक्ति की कशेरुदंड पीछे की ओर मुड़ जाती है तो कुबड़ निकल आता है। जब व्यक्ति की कशेरुदंड पीछे की ओर मुड़ जाती है तो क्या निकलता है? कुबड़ निकल आता है। इसी को काइफोसिस भी कहते हैं, इसी को काइफोसिस भी कहते हैं। फिर आता हमारा थायरोट्रोपिक या थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायरोट्रोपिक या थायराइड प्रेरक हार्मोन, इसमें कोशिकाओं की वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है? कोशिकाएं होती हैं और थायराइड की वृद्धि होने लगती है। और क्या होता है? थायराइड की वृद्धि होने लगती है। फिर आता है दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथियों से जिसको कहते हैं लेक्टोजेनिक या ल्यूटियोट्रापिक हार्मोन। ल्यूटियोट्रापिक हार्मोन, इसमें मेमोट्रापिक हार्मोन या एमटीएच होता है। इसमें क्या होता है? एमटीएच होता है। मेमोट्रापिक हार्मोन होता है। दुग्ध जनक हार्मोन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? दुग्ध जनक हार्मोन। मादाओं में दुग्ध का निर्माण होता है। मादाओं में क्या होता है? दुग्ध का निर्माण होता है इसी हार्मोन के जरिए से। फिर आता है पुटिक प्रेरक हार्मोन। पुटिक प्रेरक हार्मोन यह नर के वृषणों टेस्टिस में जो शुक्राणु जनन होते हैं उनको ये प्रेरित करता है। और मादा में जो अंड जनन होते हैं या एस्ट्रोजन होता है तो उसको ये प्रेरित करता है। जो मादा होता है उसमें जो अंड जनन होता है तथा एस्ट्रोजन होता है तो उसको प्रेरित करता है। और जो नर होता है तो उसमें जो टेस्टिस होता है उसमें जो शुक्राणु जनन होते हैं तो उसको ये प्रेरित करता है। कौन? पुटिक प्रेरक हार्मोन। फिर आता हमारा लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन यह नर हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। नर हार्मोन कौन सा होता है हमारा? टेस्टोस्टेरोन। और मादा हार्मोन क्या होता है? वो एस्ट्रोजन होता है। तो आपसे यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें पाया जाता है? तो नर में पाया जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें पाया जाता है? तो मादा में पाया जाता है। ये इतना ध्यान रखना है। फिर आता है मेलेनोसाइट हार्मोन। मेलेनोसाइट हार्मोन कशेरुकियों में यह मेलेनिन, जो कशेरुकी होते हैं उसमें यह मेलेनिन रंग के कणों को फैला देता है। रंग के कणों को फैला देता है और त्वचा के रंग को गहराता है और त्वचा के रंग को गाढ़ा करता है। जैसे तिल हो गया, उसको फैला देगा रंग के कणों को और उसको गाढ़ा करता है जैसे तिल। तो तिल आप देखते हो तो तिल हमारा ये क्या होता है? ये कभी मिटता नहीं है और धीरे धीरे बढ़ ही जाता है। तो उसको फैला देता है और तो उसका रंग गाढ़ा एकदम कर देता है। कौन सा हार्मोन? मेलेनोसाइट हार्मोन। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मादाओं के गर्भाशय में सिकुड़न जब हो जाती है
प्रसव के समय पीड़ा होती है, प्रसव के समय पीड़ा होती है या सिकुड़न जब हो जाती है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। बच्चे के जन्म में सहायता, दुग्ध निर्माण में सहायता प्रदान करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जैसे जब गाय या भैंस होती हैं तो उसमें जब वो नहीं दूध दुहाने देती हैं तब क्या करते हैं, तब ऑक्सीटोसिन का हार्मोन देते हैं जिससे उनका उसमें दुग्ध का निर्माण होता और उसको दुहा लेते हैं। फिर आता है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय से कौन कौन हार्मोन निकलते हैं उनको बारे में देख लेते हैं। अग्नाशय को पेंक्रियाज भी कहते हैं। यह आमाशय के पीछे स्थित होता है और यह हल्के गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि है। हल्के गुलाबी रंग की क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि है, दोनों ग्रंथि हैं अग्नाशय, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। इसका आकार कितना होता है, तो 15 से 16 सेंटीमीटर लंबा इसका आकार होता है, 15 से 16 सेंटीमीटर लंबा। फिर आगे देखो, फिर अग्नाशय 10 से 20 लाख विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। अग्नाशय में 10 से 20 लाख विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है और यहीं से लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं उत्पन्न होती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी निकलती हैं जिसमें 4 प्रकार के कण निकलते हैं। अल्फा किरणें, अल्फा कण, बीटा कण, डेल्टा कण, गामा कण, डेल्टा को गामा या डेल्टा भी कह सकते हो। फिर एफआरपी सेल ये निकलते हैं। 4 प्रकार की कोशिका निकलती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल या फिर गामा सेल या एफआरपी सेल। इसकी खोज वाल लैंगरहैंस ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, तो वाल लैंगरहैंस ने 1869 में की थी। फिर अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन तथा उसके कार्य, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनके कार्य देख लो। पहला है इंसुलिन। पहला हार्मोन है इंसुलिन। अग्नाशय की बीटा सेल से ये निकलता है। अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। जब भोजन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तब इस हार्मोन की मात्रा भी बढ़ जाती है। जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी तब इस हार्मोन की मात्रा भी बढ़ेगी। कार्बोहाइड्रेट 2 भागों में टूटता है, शर्करा और ग्लूकोज। 2 भागों से मिलकर बनता है या फिर टूटता है, शर्करा और ग्लूकोज। ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और ग्लाइकोजन कहाँ पर जमा हो जाता है, तो यकृत में ये जमा हो जाता है। ग्लाइकोजन ये देखो कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और ग्लाइकोजन क्या होता है, ये यकृत में जमा हो जाता है। फिर नोट पॉइंट दिया गया है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो रक्त में क्या हो जाएगा, तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मधुमेह हो जाता है, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं, मधुमेह या डायबिटीज। हाइपरग्लाइसीमिया जिसको भी कहते हो, हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हो।
जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब मूत्र के रास्ते बाहर निकलने लगता है, और मूत्र के रास्ते क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। ग्लाइकोसूरिया, मूत्र के रास्ते से क्या निकलने लगता है, ग्लाइकोसूरिया पदार्थ निकलने लगता है। ब्लड में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 100 mg होनी चाहिए, मिलीग्राम होनी चाहिए, 100 ml होना चाहिए। अब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसको कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, अभी ऊपर हमने बताया जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ये देखो, शरीर की अन्य कोशिकाएं ब्लड से अधिक ग्लूकोज लेने लगती हैं, और शरीर की जो अन्य कोशिकाएं होती हैं वो ब्लड से ग्लूकोज लेने लगती हैं, जिससे ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। जिससे क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, और उसी से हमारा उत्पन्न हो जाता है डायबिटीज। फिर देखो, क्योंकि ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा का कारक होता है। ग्लूकोज क्या होता है, शरीर में ऊर्जा का कारक होता है, इसलिए आंखों की रेटिना, तंत्रिका तंत्र, जनन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और उस पर ये उल्टा प्रभाव पड़ता है। अब देखो, टाइप 1 तो इसमें 10% युवा अवस्था में होनी चाहिए ग्लूकोज की मात्रा, और टाइप 2 40 वर्ष के बाद 90% ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए। फिर आता है हमारा ग्लूकागान, अल्फा सेल इसको भी कहते हो, ग्लूकागान या अल्फा सेल। यकृत में ग्लाइकोजन पुनः जब ग्लूकोज में बदल जाता है, यकृत में ग्लाइकोजन क्या होता है, पुनः जब ग्लूकोज में बदल जाता है, तब ग्लाइकोनियोजेनेसिस से प्रेरित होता है। तब क्या प्रेरित होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ताकि रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा हो जाए, ताकि क्या हो जाए, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा हो जाए। फिर आता है सोमेटोस्टेटिन, अग्नाशयी पोली या पेप्टाइड होती हैं, जिसको डेल्टा सेल या अल्फा गामा सेल भी कहते हो, जिसे गामा सेल या डेल्टा सेल भी इसी को कहते हो। किसको, सोमेटोस्टेटिन को। यह हार्मोन वृद्धि हार्मोन निरोधक हार्मोन होता है। यह हार्मोन क्या होता है, वृद्धि हार्मोन निरोधक हार्मोन के समान होता है। यह हार्मोन भोजन के पाचन की पचे हुए पोषक पदार्थों के अवशोषण तथा स्वांगीकरण की गति को कम कर देता है, कम कर देता है, ताकि भोजन शरीर में अधिक समय तक बना रहे, भोजन शरीर में अधिक समय तक बना रहे। फिर अगला आता है हमारा अंतःस्रावी कोशिका युक्त संरचनाएं। देखो, जनद ग्रंथियां देखो, गोनाइड, जिसको क्या कहते हो, गोनाइड। इस नर और मादा दोनों में जनद ग्रंथियां पाई जाती हैं, नर और मादा में दोनों में। नर में
वृषणों में जो टेस्टिस होते हैं उसमें शुक्रजन नलिकाओं के बाहर लैडिंग की कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं। देखो, जो नर होता है उसमें जो वृषण होते हैं तो उसमें जो शुक्रवार जिनकी नलिकाएं होती हैं तो उनके बाहर क्या होता है, लैडिंग की कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं। ये कोशिकाएं नर हार्मोन एंड्रोजेंस का स्राव करते हैं। ये कोशिकाएं नर हार्मोन एंड्रोजेंस का स्राव करते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरीन उत्पन्न होता है। जिससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरीन उत्पन्न होता है। और इसी के कारण मूंछ आते हैं, दाढ़ी आते हैं, भारी आवाज पैदा होती है, मैथुनिच्छा की भी इच्छा होती है, जो मैथुन करने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। जब दाढ़ी आ जाएंगे, मूछें आ जाएंगी, भारी आवाज हो जाएगी, मैथुन करने की इच्छा जागृत होने लगेगी, तो इसी को पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं। किसको? टेस्टोस्टेरॉन को। स्टेरॉन होता है, इसी को कहते हैं। तभी से वो क्या बालक से किस में हट जाएगा, पौरुष मनुष्य में हट जाएगा, मानव में हट जाएगा। फिर मादा में उदर गुहा में अंडाशय होता है। उदर गुहा में क्या होता है, अंडाशय होता है। फिर देखो थोड़ा सा और बचा है, फिर इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा। बाल्यावस्था में यह निष्क्रिय होता है। बाल्यावस्था में यह निष्क्रिय होते हैं। बाल्यावस्था में 11 से 13 वर्ष में ये एक्टिव होने लगते हैं। 11 से 13 वर्ष में ये सक्रिय होने लगते हैं। इसी कारण मासिक धर्म प्रारंभ होता है और इसी के कारण क्या उत्पन्न होने लगता है, मासिक धर्म उत्पन्न होने लगता है। अंडाशयों में ग्राफियन पुटिकाएं 2 प्रकार के हार्मोन स्राव करती हैं। 2 प्रकार के हार्मोन स्राव करते हैं अंडाशय में, जो ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं। अब जैसे पहला हमारा कौन सा होता है, पुटिकीय हार्मोन या एस्ट्रोजेंस भी कहते हैं। एस्ट्रोजेंस पुटिकीय या फैलिकुलर या एस्ट्रोजेंस हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन ग्राफियन पुटिकीय की थीकाइंट्रना नारी विकास हार्मोन एस्ट्रेडियाल होता है। तो यह हार्मोन क्या होता है, नारी विकास हार्मोन होता है, एस्ट्रेडियाल हार्मोन। फिर नारी विकास हार्मोन में जैसे जो स्तन होंगे वो फूलने लगेंगे, दुग्ध ग्रंथियां उत्पन्न होने लगेंगी, गर्भाशय का विकास होने लगेगा, यौन होनी में उत्तेजना जागने लगेगी, अंडवाहिनियों का विकास होने लगेगा। इसी हार्मोन के द्वारा, पुटिकीय हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। फिर रजोनोव्रत के समय हार्मोन कम होने लगते हैं। रजोनोव्रत के समय क्या होता है, हार्मोन कम होने लगते हैं। जब हम मादा रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्शन, तो उसमें आपको रजोनोव्रत के बारे में डिटेल से बताएंगे कि रजोनोव्रति क्या होती है। फिर आता है दूसरा लूटियल या प्रोजेस्ट्रियल हार्मोन। लूटियल या प्रोजेस्ट्रिय हार्मोन, यह हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन स्रावित करता है। यह क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन स्रावित करता है। इसमें कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि से कार्पस का स्राव करता है।
कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि से कार्पस का स्रवण करता है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स ये होता है हमारा, प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है जिसमें प्रेगनेंसी की सहायता की जाती है, जिसमें अगर कोई स्त्री बच्चा नहीं, उसके गर्भाशय में बच्चे प्रेगनेंसी करने के लिए ये हार्मोन मदद करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। रिलैक्सिन देखो, कार्पस लूटियल, जो कार्पस ल्यूटियल ग्रंथि होती है, लूटियल का स्रवण करते तो बच्चे का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है और गर्भाशय को सिकुड़ता नहीं, गर्भाशय कभी भी सिकुड़ता नहीं जब कार्पस लूटियल स्रवण करने लगती है तो रिलैक्सिन हार्मोन। मुलायम हो जाता है, अतः गर्भाशय ग्रीवा तक फैल जाता है, गर्भाशय क्या होता है, ग्रीवा तक फैल जाता है और बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है, और बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें। अब अगला हमारा टॉपिक आएगा प्रजनन। प्रजनन के बारे में हम सीखेंगे, नर प्रजनन तंत्र क्या होता है, मादा प्रजनन तंत्र क्या होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।